हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूब, जहां पर मैं उमर फारूकी फोकस करूंगा बायोलॉजी के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की विद माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get the latest update, and don't forget to give it a thumbs up. ये वीडियो आपको कैसा लगा या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. लेट्स स्टार्ट नाउ. टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी important topic, endocrine system, that is about the thyroid system. What is the thyroid system? आज इसके बारे में हम समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो हर एक लगभग मोस्टली हर फैमिली से अफेक्टेड है. तो चूँकि ये एंडोक्राइन का पार्ट है तो सबसे पहले हम थायराइड सिस्टम को देखते हैं. क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे. कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो थायराइड हार्मोन है ये किस तरह का हार्मोन है, यानी अगर मेटाबॉलिज्म के हिसाब से देखें तो ये हार्मोन किस तरह का रोल प्ले करता है. थायराइड हार्मोन एनाबॉलिक हार्मोन है या फिर कैटाबॉलिक. तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज कहाँ कैसे होता है और व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म, क्या मैकेनिज़्म है जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहली चीज़ जो एंडोक्राइन सिस्टम का हाईएस्ट सेंटर है, यानी जहाँ से पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट किया जा सकता है, दैट इज़ द हाइपोथैलेमस. द वेट ऑफ हाइपोथैलेमस इज अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम. इट इज़ द जस्ट वेट ऑफ द दिस फिंगर नेल, मतलब इस फिंगर के नेल के बराबर इसका वेट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम. और ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी अगर कोई बॉडी 100 kg की है तो उस पूरे 100 kg की बॉडी को ये 4 ग्राम का हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरह से ये हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है कि ये पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है. तो किस तरह से अफेक्ट करता है कि हाइपोथैलेमस में एक रीजन होता है, एक पोर्शन है, दैट इज़ कॉल्ड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. यानी अगर हम हाइपोथैलेमस के अंदर देखें तो बहुत सारे न्यूरॉन्स, उन न्यूरॉन्स की जब सेल बॉडी आपस में यूनाइट हो जाती है तो वो सेल बॉडीज़ को कहते हैं न्यूरॉन्स. उन सेल बॉडीज़ को जो आपस में यूनाइट हो जाती हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियस. तो ये जो न्यूक्लियस है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और अगर किसी भी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी आपस में यूनाइट हो जाए और उसके एक्सॉन्स फ्री हों, तो ये इसके एक्सॉन्स फ्री हैं, ये शॉर्ट न्यूरॉन्स हैं. इन सारी न्यूरॉन्स के सेल बॉडी जो है आपस में फ्यूज़ हो गए हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. और इनके जो एक्सॉन्स के यानी टर्मिनल हैं उससे ये क्या कर रहे हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज़ कर रहे हैं. दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज़ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करता है ब्लड सर्कुलेशन में. ये ब्लड सर्कुलेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आता है. तो ये ब्लड सर्कुलेशन क्या है, हाइपोथैलेमस में पहुंच रहा है और यहाँ से ये यानी जो कुछ भी ब्लड जाएगा वो ये हाइपोथैलेमस के अंदर ड्रेन होगा. और यहाँ पर क्या होगा, ये जो शॉर्ट न्यूरॉन्स हैं ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लड में डिसॉल्व कर देंगे. और चूँकि यहाँ से क्या रिलीज़ हो रहा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी इन न्यूरॉन्स ने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया. तो ये जो है हाइपोफिजियल
पोर्टल सिस्टम, इस हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये TRH रिलीज होता है और आ करके पिट्यूटरी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी की ये जो थाइमोट्रोपिन सेल्स है, यानी ये सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं। ये रिसेप्टर किसके लिए हैं? TRH के लिए हैं। तो इन रिसेप्टर्स को कहेंगे TRH रिसेप्टर। तो ये थाइमोट्रोपिन सेल्स के TRH रिसेप्टर से TRH बाइंड करता है, और जैसे ही ये बाइंड करता है तो यहाँ पर हमने इसको मैक्सिमाइज करके दिखाया है कि किस तरह से ये एक्शन प्ले करता है। तो सपोज ये जो TRH है वो TRH यहाँ पर आकर के बाइंड कर गया है। जब TRH इससे बाइंड करेगा तो ये जो रिसेप्टर है ये कहलाता है G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 7 पास G प्रोटीन रिसेप्टर। तो ये क्या है? यह सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी से कहते हैं। तो इस रिसेप्टर से जैसे ही ये TSH बाइंड करता है तो इंट्रासेलुलर डोमेन जो है इस रिसेप्टर का एक्टिवेट हो जाता है। ये जो इंट्रासेलुलर डोमेन है ये है GQ प्रोटीन। तो GQ प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो वो क्या करती है? फॉस्फोलाइपेज C प्रोटीन का एक्टिवेशन करती है, यानी इस प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करती है। जब इस प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है तो फॉस्फोलाइपेज C क्या करती है? PIP2 को एक्टिवेट करती है, जो मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। यानी अगर हम इस थायरोट्रोपिन सेल्स को देखें तो इस थायरोट्रोपिन सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही PLC लगा हुआ है और PIP2 लगा हुआ है। ये PLC PIP2 को एक्टिवेट करता है, नहीं फॉस्फोराइलेट करता है। तो ये जो PIP2 है ये ब्रेक डाउन हो जाता है डाईएसिल ग्लिसरॉल में और IP3 में। IP3 क्या करता है? ER से बाइंड करता है, ER पर रिसेप्टर है IP3 का, और जैसे ही ER से बाइंड करता है ये क्या करता है? कैल्शियम आयन को रिलीज कर देता है। कैल्शियम आयन क्या करता है? जो इसके अंदर पहले से जो वेसिकल बनी होती है, वो वेसिकल किसकी होती है? जो हार्मोन ये रिलीज करता है TSH, यानी इसके न्यूक्लियस में जो जीन होगा वो जीन mRNA को बनाएगा, और उस mRNA से जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन इस सेल के अंदर वेसिकल में भर के रखी होगी। तो उस प्रोटीन को ये कैल्शियम आयन क्या करता है? फ्यूज़ करा देता है इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये वेसिकल है और इसमें क्या है? TSH को फ्यूज़ करा देता है। सपोज इट इज़ अ TSH फिल्ड वेसिकल को कैल्शियम आयन क्या करता है? एक तो इन वेसिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करा देता है। तो ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होता है तो ये क्या करता है? एक्सोसाइटोसिस कर देता है और TSH को बाहर रिलीज कर देता है। तो TSH को ये क्या करता है? यहाँ से ये ब्लड आ रहा है और ब्लड यहाँ नीचे जब जा रहा है तो ये TSH क्या हो गया? ब्लड में रिलीज कर दिया। तो इसका मतलब एक तो ये क्या कर सकता है? कैल्शियम आयन जब ER से रिलीज होता है तो पहले से बनी हुई TSH की वेसिकल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करा देता है। दूसरे क्या कर सकता है? प्रोटीन काइनेज जो एक प्रोटीन है इसको एक्टिवेट कर सकता है। डाईएसिल ग्लिसरॉल जो है ये भी क्या करता है? प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन कर देता है। प्रोटीन काइनेज जो है इसमें इस सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस सेल के न्यूक्लियस में जाता है और इस सेल के न्यूक्लियस में जो TSH का जीन होता है उसको एक्टिवेट करता है। TSH का जीन एक्टिवेट होता है तो वो TSH का mRNA बनाता है। mRNA साइटोप्लाज्म में आता है, वहाँ पर उसकी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन बनने के बाद वेसिकल में स्टोर कर ली जाती है। यानी अगर ये TRH यहाँ पर बाइंड करता है तो ये दो एक्शन परफॉर्म करता है। एक तो क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ TSH स्टार्ट कराता है, और दूसरे क्या करता है? पहले से जो प्री स्टोर्ड वेसिकल्स होती हैं उनको क्या करता है? रिलीज़ करा देता है। यानी प्री स्टोर्ड वेसिकल्स में जो TSH है वो क्या करता है? ब्लड में रिलीज़ करा दिया। तो TSH ब्लड में जब रिलीज़ होता है तो TSH का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है? ये TSH ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाता है? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड पर जब पहुँचता है तो थायराइड ग्लैंड पर ये जो सेल्स होती हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। ये जो सेल्स हैं ये क्या कहलाती हैं? फॉलिकुलर सेल्स।
और जो ये है बीच में, ये कहलाता है कोलॉइड। तो यानी अगर यहाँ पर ब्लड आता है और ये क्या करता है, इन फॉलिकुलर सेल्स को ब्लड, जब फॉलिकुलर सेल्स ब्लड के कांटेक्ट में आती है, तो जैसे ये ब्लड यहाँ पर आता है, इसी हमने फॉलिकुलर सेल्स को यहाँ पर मैक्सिमाइज करके दिखाया है कि किस तरह से ये, तो ये जो है हमने यहाँ पर दिखाया है एक फॉलिकुलर सेल है। इट इज़ जैसे यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स है ये, वैसे ये एक फॉलिकुलर सेल है और इस फॉलिकुलर सेल में जो ये मेम्ब्रेन है जो ब्लड की तरफ है, यानी वेन्स के, आर्टरीज की तरफ है, जो आर्टरीज को फेस कर रही है, दिस इज कॉल्ड बेसल मेम्ब्रेन। और जो आपस में एक दूसरे से अटैच कर रही है, यानी ये जो ये वाली मेम्ब्रेन है, इट इज़ कॉल्ड लेटरल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन जो कोलाइड की तरफ फेस कर रही है, यानी ये जो कोलाइड के तरफ फेस कर रही है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमिनल मेम्ब्रेन और एपिकल मेम्ब्रेन। तो ये सारी मेम्ब्रेन की अलग अलग फंक्शन है। जो फंक्शन बेसल मेम्ब्रेन का है वो एपिकल का नहीं है, जो एपिकल का है वो बेसल का नहीं है। यानी इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो किस तरह का डिफरेंस है, किस तरह की पोलैरिटी है, वो हम देखते हैं। तो TSH यहाँ से ब्लड से जब पहुँचता है तो इस फॉलिकुलर सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक TSH के लिए रिसेप्टर मौजूद है। यहाँ पर भी सेम रिसेप्टर है, यहाँ पर भी G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर GQ रिसेप्टर था और यहाँ पर GS रिसेप्टर है, यानी एक्साइटेटरी। तो GS रिसेप्टर से जैसे ही TSH बाइंड करता है, GS प्रोटीन जो है एक्टिवेट होती है, और जब ये प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये एडेनाइल साइक्लेज का फॉस्फोराइलेशन करती है। एडेनाइल साइक्लेज इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, मतलब इस फॉलिकुलर सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मेंबर है एडेनाइल साइक्लेज। तो GS प्रोटीन एक्टिवेट होती है, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है, इस सेल के अंदर जो ATP होता है उसको कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक AMP में। ऐसे में क्या होता है, साइक्लिक AMP का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ जाता है। जब साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ता है तो ये बढ़ा हुआ साइक्लिक AMP का लेवल प्रोटीन काइनेज A का एक्टिवेशन कर देता है। यानी प्रोटीन काइनेज A जो एक प्रोटीन है, इसका फॉस्फोराइलेशन करता है। जब इसका फॉस्फोराइलेशन करता है तो ये प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, और जब ये प्रोटीन एक्टिव हो जाती है तो ये बहुत सारी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करती है और बहुत सारी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है। तो जिसमें से अगर हम देखें तो वो किस किस प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, सबसे पहले NIS यानी सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ये एक ट्रैपर है जो क्या करता है, ब्लड में जो आयोडाइड होता है, यानी आयोडाइड जो ब्लड में आता है उसको फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ट्रैप करता है, यानी यहाँ से ये इसके अंदर लेकर के जाता है। इसके साथ साथ सोडियम भी जाता है। सोडियम और आयोडाइड दोनों एक साथ और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। अब बात आती है कि यहाँ पर आयोडाइड कहाँ से आता है। यहाँ पर आयोडाइड हमारे डाइट से आता है। आयोडाइड जो है डाइट से जो आता है वो, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ से 100% हमने आयोडाइड लिया तो 100% में से 80% हमारी यूरिन में पास हो जाता है, यानी आयोडाइड जो है 80% यूरिन में बाहर चला जाता है। सिर्फ 20% जो होता है वो ब्लड के अंदर फॉलिकुलर सेल्स को रिसीव होता है। तो यानी ये जो आयोडाइड है ये क्या होगा, ये जैसे ही ब्लड में इसका कंसंट्रेशन रहेगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, लगभग कितना होता है, तो ये मतलब अगर देखा जाए तो 1 मिलीग्राम पर वीक इसकी रिक्वायरमेंट है। यानी आयोडाइड की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 मिलीग्राम पर वीक अप्रॉक्स, इतनी रिक्वायरमेंट है बहुत ट्रेस में। अगर अब क्या होता है, सेम यहाँ पर क्या है, TSH भी ब्लड में बढ़ा हुआ है। TSH जब बढ़ा रहता है ये जाके G प्रोटीन से बाइंड करता है और प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, NIS प्रोटीन को एक्टिवेट